लास्ट क्लास में क्या हुआ था? मैम आज आप शायद मार्क्स लेने वाले थे ना कुछ स्टूडेंट्स का, वो जितने लोगों का बच्चा हुआ है ना। इसीलिए आज स्टूडेंट्स कम है। नहीं नहीं, मार्क्यू तो ऑलरेडी हो चुका है। जितने का बच्चा हुआ था बस उतने लोगों का लेना था। मार्क्यू हो चुका है ना आप लोगों की क्लास में। यस मैम, हम लोग का हो गया। कितने लोग बचे हुए हैं? हैंड रेस करिए तो फटाफट ले लेती हूँ। यहाँ पे हैंड रेस करिए। उसका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। अभी ठीक है? अभी आवाज ठीक है? यस मैम, ओके। मैं बोली थी आज लास्ट डे होगा, जितने बच्चे बचे हुए हैं वो दे दीजिए। तो सिर्फ एक विकास आया, उस दिन तो 5-6 बच्चे हैंड रेस किए थे। फाइन। विकास आप बताइए फिर। एसेंशियल्स ऑफ सेल्स ऑफ गुड सेट, कैमरॉन। एसेंशियल्स ऑफ सेल्स ऑफ गुड सेट। आवाज आ रही है मेरी? नो मैम, आवाज ब्रेक होके आ रही है। रुकिए। अब बताइए। यस मैम, आ रही है। अभी ठीक है? यस चलिए मैम। विकास बताइए। क्वेश्चन, इतना बहुत टाइम मिल गया आपको। क्वेश्चन चेंज। आप बताइए, इम्प्लाइड गारंटी में क्या क्या आएगा? इम्प्लाइड वारंटी। वो गुड्स के बारे में बताइए। टाइप्स ऑफ गुड्स। क्या कुछ बोलना है कि नहीं बोलना है? विकास कुमार, आपसे पूछा जा रहा है, इतना क्लियर है कि नहीं? हाँ? सॉरी क्या? मैम, उसमें मैं घर पे था लेकिन उसमें हम जूम से ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, मेरा क्लास नहीं हुआ था उसमें। तो मार्कियो आप क्या देने के लिए फिर बैठे? मैम पूछे कि कौन कौन बाकी मैम। क्या? आप पूछे कि जो मार्किंग नहीं ले पाए उसको इसलिए खारिज कर दिए। क्लास जब नहीं कर पाते हैं तो किसी से पूछते नहीं क्या क्लास में हुआ है? हम्म। अगर पूछना चाहिए, रिकॉर्डिंग देखना चाहिए, डाउट हो तो दूसरे क्लास में पूछना चाहिए। अगर नहीं मैम आए तो फिर लॉस बाद आपका है। मैम फिर बाद में हम ढूंढे, उस समय आपको बोले थे, फिर बाद में ढूंढे थे, मिला ही नहीं। तो उस दिन तो भेज दिए थे हम आप लोगों को, जिस दिन बोले आप लोग लिंक नहीं मिल रहा है उस दिन तो भेज दिए थे। कोई बच्चा मैसेज किया कि गलत लिंक गया है, तो फिर दूसरे दिन सही लिंक आपको भेजा गया। हाँ।
जब जो प्रॉब्लम होता है सॉल्व तो होता ही है, फिर आंसर क्यों नहीं मिलता है? क्या मार्क्स दूं मैं आपको? चलिए शुरू करते हैं अपना फेमा। कैमरा ऑन चाहिए। अरविंद, अनुपमा, नहीं तो फिर मैं रिमूव कर रही हूँ। क्लास में बैठना है तो कैमरा ऑन। मानवी, ऋषु, सत्यम, आदित्य, रोशन, आप कैसे कैमरा ऑफ रखें? ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था? क्विक रिकैप। ऋतिक राज, ऋतिक राज, क्विक रिकैप, हम लोग लास्ट क्लास में क्या क्या किए थे? हम लास्ट क्लास नहीं किए थे। बताइए ज्योति, अभी तो नहीं थे। सुनीता, यस मैम। क्या हुआ था लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में क्लास है या फिर जब मन किया आए, जब मन किया नहीं आए? ऐसे होता है क्लास? हाँ मानवी बताइए। मैम इंट्रोडक्शन बताई थी मैम, पूरा एक्सप्लेन करें? नहीं, जस्ट आउटलाइन। मैम फेमा स्टैंड्स फॉर मैम उसका इंट्रोडक्शन बताई थी, फिर एप्लीकेशन, ऑब्जेक्टिव, स्कोप और कौन इसके लिए ऑथराइज्ड होता है करेंसी एक्सचेंज के लिए, इसका फीचर्स, मैम ये सब बताई थी। लास्ट क्लास में यही सारा कुछ डिस्कशन हुआ। फेमा से पहले आपका था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, लेकिन इससे पहले था आपका फेरा, जिसका फुल फॉर्म था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, फेरा और फेमा का जो डिफरेंस है, यानी हिस्ट्री ऑफ फेमा, यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया है दोनों का डिफरेंस। ठीक है, जो कुछ भी हम लोगों ने ऐसे ओरली डिस्कशन किया था, क्या क्या डिफरेंस था कि फेरा ज्यादा स्ट्रिंजेंट एक्ट माना जाता था, ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्ट माना जाता था, है ना। और फेमा को थोड़ा लिबरल किया गया, क्योंकि उस टाइम डिमांड था कि थोड़ा लिबरल पॉलिसी वगैरह इंट्रोड्यूस हो। सबसे बड़ा रीजन पहले था फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना, सॉरी कंट्रोल करना, कि अगर एक बार आ जाए तो भाई बाहर ना जाए। और फेमा का क्या रूल एंड रेगुलेशन हो गया कि प्रॉपर मैनेज करना फेमा को, फेमा के अंदर फॉरेन एक्सचेंज को। ठीक है, सेक्शन का डिफरेंस हुआ ही हुआ, 81 सेक्शन, यहाँ 49 सेक्शन। ठीक है, सबका डेट आपको पता है, 73, यहाँ पे 99। ठीक है, इस टाइम में फॉरेन एक्सचेंज काफी लो हो गया था, इस टाइम में फॉरेन एक्सचेंज आपका बैलेंस्ड था। ठीक है, इसको रिजिड अप्रोच माना जाता था, ये फ्लेक्सिबल अप्रोच है। सिटीजनशिप के अकॉर्डिंग ही डिटरमाइन होता था। पीआरआई और पीआरओआई जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे है यानी फेमा में इंट्रोड्यूस हुआ है 182 डेज से अधिक होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ फंड, पहले यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम आरबीआई, लेकिन अब आपको एक सर्टेन अमाउंट तक आपको आरबीआई के परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले कुछ भी हो आपको आरबीआई का परमिशन चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रावेंशन की बात करें, कॉन्ट्रावेंशन मतलब क्या होता है? सर्टेन ब्रीच अगर हो कॉन्ट्रैक्ट का, फेमा का अगर ब्रीच होता है तो उसको हम लोग क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर मानते हैं, और यहाँ पे हम लोग सिविल ऑफेंस के अंदर मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पनिशमेंट फॉर द वायलेशन। पनिशमेंट के बारे में भी मैंने डिस्कशन किया था कि यहाँ पे सीधा इम्प्रिजनमेंट यानी सीधा जेल, कोई सुनवाई नहीं, लेकिन यहाँ पे फेमा में कंपाउंडिंग का प्रोविजन था। ठीक है, इंट्रोडक्शन, फिर हिस्ट्री, इन्फोर्समेंट, ये सब हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। इसके अलावा हम लोग पीआरआई, पीआरओआई, ऑब्जेक्टिव, ऑथराइज पर्सन किसको कहते हैं, फेमा में किसको किसको अथॉरिटी दिया गया है, आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट को कंट्रोलिंग अथॉरिटी माना गया है,
और डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट को मैनेजिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी माना गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था, प्रमोट करना या फैसिलिटेट करना। किस चीज को फैसिलिटेट करना, एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट को। फास्ट में इसीलिए बोल रही हूँ ज्योति क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये कवर कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में आप थे नहीं तो रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा आप। इसके अलावा प्रमोट करना किसको, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को। ठीक है, ताकि उसका ऑर्डरली डेवलपमेंट हो, ऑर्डरली मेंटेनेंस हो। फाइन। इसके अलावा हम लोगों ने फीचर्स में डिस्कशन किया था और किसके ऊपर अप्लीकेबल है वो डिस्कशन किया था। ठीक है, यानी अगर आप अप्लीकेबिलिटी की बात करें तो यहाँ सिर्फ इंडिविजुअल, पीआरआई और पीआरओआई में क्या डिस्कशन किए थे कि कौन, इंडिविजुअल और कंपनी। ठीक है, इंडिविजुअल पीआरआई है कि नहीं, पीआरआई का फुल फॉर्म पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है कि नहीं, और एक तो इंडिविजुअल और दूसरा कंपनी हो गया या फिर कोई फर्म हो गया या कोई एंटिटी हो गया। ठीक है, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो गया, वो पीआरआई है कि नहीं। दोनों केस में डिस्कशन किए थे हम लोग। क्या क्या केस था याद है, कब आदमी पीआरआई कहलाएगा, कब पीआरओआई कहलाएगा। मैम अगर वो इंडिया में रिसाइड करा 182 डेज से मोर, 182 डेज से अधिक, सिर्फ 182 डेज नहीं, 182 से अधिक अगर हो, लेकिन वो भी क्या, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर, ठीक है, तो ही वो कहलाएगा पीआर आई। ठीक है, अगर वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर इंडिया में है और इस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो कहलाएगा पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। इसके अलावा पर्पस की बात करें, अगर वो किसी पर्पस से बाहर चला गया है, ठीक है, और वो अनसर्टेन पीरियड के लिए गया हुआ है, तो हो जाएगा पीआरओआई। ठीक है, रिमेंबर सर्टेन और अनसर्टेन की बात हो रही है। ठीक है, अनसर्टेन पीरियड के लिए गया है तो भी वो पीआरओआई। जो भी पीआरआई का कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, पेमा में यहाँ दिया हुआ है, वो कहलाएगा पीआरओआई। ठीक है, यहां तक हम लोग डिस्कशन कर लिए। ऑथराइज पर्सन भी डिस्कशन कर लिए थे कि ऑथराइज पर्सन यानी कोई भी डीलिंग अगर आप कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज का, तो आप किसके थ्रू करेंगे, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप करेंगे ऑथराइज पर्सन के थ्रू। और यहाँ पे फीमा में ऑथराइज पर्सन का जिम्मा किसको दिया गया है, ऑथराइज डीलर को, मनी चेंजर को, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट को, और कोई भी अदर पर्सन जिसको आरबीआई नियुक्त करे। ठीक है, कौन नियुक्त करेगा, कौन अपॉइंट करेगा ऑथराइज पर्सन को, तो आरबीआई। गुड। अब हम लोग डील करेंगे आगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं। तो कैपिटल और करंट मत देखिए, कैपिटल हम लोग किसको कहते हैं, कोई भी एसेट या लायबिलिटी। यस, कोई भी एसेट या लायबिलिटी अगर अल्टर होता है, इंडिया का अगर एसेट और लायबिलिटी अगर अल्टर होता है, तो वो सारा ट्रांजैक्शन कहलाएगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में। और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में किसी भी तरीके का इनकम और एक्सपेंडिचर अगर इंडिविजुअल का अल्टर होता है, तो वो आ जाएगा आपका करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी का मान लीजिए रेमिटेंस भेज रहे हैं, रेमिटेंस मतलब हम जो कमा रहे हैं या फॉरेन में हम कमा रहे हैं, और इंडियन लोगों को यानी मम्मी पापा बच्चा लोग को अगर हम लोग भेज रहे हैं पैसा अगर इंडिया में, उसको हम रेमिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो वो कहलाएगा किसके अंदर, मेरा कमाई है ना, मेरा इनकम एक्सपेंडिचर है, तो किसमें आएगा, कैपिटल या करंट में, करंट में अभी सामने में कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब एसेट और लायबिलिटी में अगर अल्टर हो रहा है, तो एसेट और लायबिलिटी ऑफ इंडिया अगर अल्टर हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट मतलब एसेट या लायबिलिटी। एसेट लायबिलिटी मतलब क्या, लैंड क्या है, एसेट में कैलकुलेट होगा वो। ठीक है, तो लैंड अगर एसेट है, और अगर आप फॉरेन कंपनी में अगर कोई लैंड खरीद रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है आपका करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। लिख लिए, और उधर करंट में ये भी लिख लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अल्टरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर वो लिख लिए। आप लोग कैमरा बहुत मतलब आदत हो गया लगता है घर पे क्लास करने, बार बार अगर मेरा ध्यान, आपको पता है कि मैं देख के पढ़ाती हूँ, और अगर मेरा ध्यान उस पर गया तो मैं रिमूव करना शुरू करूंगी। मैम हाँ
मैम कैमरा ऑन ही नहीं हो रहा है, होस्ट की तरफ से डिसेबल बताया जा रहा है। बहुत देर से डिसेबल कोशिश नहीं कर रहे है, हैं मैम। आपका डिसेबल हो गया। मैम बहुत कोई का तो अनुपमा का भी नहीं हो रहा है, वो भी मैसेज कर रही है। मेरे तरफ से तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। व्हाट्सएवर क्या डिस्कशन कर रहे थे हम लोग? ये तो लिख लिया आप लोग, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का लिख लिए। करंट अकाउंट के सामने आप लोगों को लिखना है। हाँ, एक मिनट रिपीट कर। हाँ बोलिए। रिपीट कर देते हैं। मैंने कहा कैपिटल अकाउंट में आपका एसेट और लायबिलिटी अल्टर होता है। कैपिटल अकाउंट में एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ इंडिया इज अल्टर्ड, और करंट अकाउंट में आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अल्टर होता है। आई बात समझ ज्योति? अल्टर मतलब चेंज, ठीक है, चेंज आना कुछ भी। अब बात करते हैं क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है। अच्छा, एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा। जैसे अगर हम कुछ कोई लैंड खरीदते हैं फॉरेन कंट्री में, तो वो एसेट है ना लैंड, तो वो आ जाएगा आपका किसमें? कैपिटल में। कैपिटल में लिख लीजिए। और रेमिटेंस मैंने कहा था उसमें करंट अकाउंट में, वो भी लिख लीजिए एग्जाम्पल। रेमिटेंस मतलब समझ गए? नहीं मैम। आपके भैया मान लीजिए कमा रहे हैं यूएसए में, यूएसए से यहाँ घर पे पैसा भेजते हैं, तो वो पैसा कहलाएगा रेमिटेंस। ठीक है, तो रेमिटेंस जो हो रहा है फैमिली के लिए, जो पैसा हम भेज रहे हैं फॉरेन से, वो आ जाएगा आपका करंट अकाउंट में। समझ आ गया? यस। अब आ जाइए रिस्ट्रिक्शन ऑन डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए? पहला रिस्ट्रिक्शन तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिया हुआ है, कुछ भी ट्रांजैक्शन अगर हम करेंगे तो ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही करेंगे। शुरू से बोला जा रहा है, अदर देन ऑथराइज पर्सन नो पर्सन कैन डील इन और ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी टू एनी पर्सन। पहला रिस्ट्रिक्शन। और अच्छा, इसका सेक्शन भी आपको याद रखना है, सेक्शन 3 में ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन है, in any manner a person should not make any payment to or for the credit of any person resident outside India. और दूसरा, only an authorized person can receive any payment, यानी अगर शॉर्ट में मैं कंक्लूड करूं तो आप ऑथराइज पर्सन के अलावा ना किसी से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, ना किसी को पेमेंट दे सकते हैं। ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3। फाइन, डन। अब आइए मैम एक बार फिर बता दीजिए, मैम सेकेंड वाला पॉइंट फिर बता दीजिएगा। तीनों पॉइंट का मिला के मैं बता रही हूँ। इसमें बोल रहा है कि आप पेमेंट नहीं कर सकते, यहाँ देखिए, नॉट मेक एनी पेमेंट, और यहाँ पे रिसीव एनी पेमेंट, ये की पॉइंट है। और फर्स्ट पॉइंट में है ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही हम ट्रांजैक्शन करेंगे। ये है 3 पॉइंट जो बोल रहा है। पहला कि ऑथराइज पर्सन के अलावा ना हम किसी से, यहाँ तीनों मिला के मैं कंक्लूड कर रही हूँ, वो मैं बता रही हूँ, ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही हम पेमेंट रिसीव करेंगे या पेमेंट करेंगे। ठीक है, अब सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट स्टेट दैट नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शैल एक्वायर, मतलब पीआरआई ही एक्वायर कर सकता है इंडिया का सारा, एक्वायर, होल्ड, ओन, पोजेस और ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी और एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। लेकिन यहाँ पे अगेन अब यहाँ पे लिखा है कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है, लेकिन कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। ठीक है, एक लिमिट तक आपको कोई टोकने वाला नहीं है, लेकिन लिमिट अगर क्रॉस करता है तो फिर आपको आरबीआई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करेगी। ठीक है, इसके अलावा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है कि अगर आप कोई भी गुड्स वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको रिटर्न डिक्लेरेशन देना पड़ता है आरबीआई। ठीक है, रिटर्न डिक्लेरेशन में क्या होगा, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कितने वजन का है,
किस रूट के थ्रू आप लेके जा रहे हैं, क्या मटेरियल है, ठीक है। और डिक्लेरेशन मतलब कि आप सारा कुछ जस्टिफाई करते हैं कि क्या क्या चीज आप लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये सेक्शन 7, एवरी एक्सपोर्टर ऑफ द गुड शैल प्रोवाइड टू रिजर्व बैंक और एनी अदर अथॉरिटी विथ a declaration or a statement in such a manner that it is specified and should contain true and correct material। पढ़ने वाला काम कर लीजिएगा, लेकिन मेन जो जिस्ट है वो मैं बता दी कि आपको डिक्लेरेशन देना होता है जो भी आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट अब बात कर रहे हैं एडजुडिकेशन अपील अंडर फेमा, यानी अब हम अपील करने की बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी ऑफेंस कर रहा है तो वो कैसे अपील कर सकता है फेमा, ठीक है। तो अपील का भी स्टेजेस होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम कुछ अगर मान लीजिए एग्रीव्ड पार्टी हमें, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे क्या? नो मैम। डिपेंडिंग No, अपॉन ma'am. नॉर्मल केस में डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे नहीं, पहले डिस्ट्रिक्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे स्टेजेस होता है ना। यस मैम। यस, फेमा में भी ऐसा स्टेजेस होता है। फेमा का स्टेजेस ये याद रखिए आप, चार्ट यहाँ मैं ये रहा चार्ट। सबसे पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है, सबसे पहले हम यहीं पे अपील करते हैं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के डिसीजन से अगर हम सहमत नहीं होते हैं तो हम जाते हैं, तो ही हम जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं जाएंगे। अगर इससे हम सहमत नहीं हुए तो हम जाएंगे स्पेशल डायरेक्टर के पास। ये चार्ट आप लोगों के नोटबुक में होना चाहिए। मैम ये पीडीएफ भेज दीजिएगा। अरे पीडीएफ तो मैं भेज ही देती हूँ ना, लेकिन पूरा पीडीएफ आप लोग कितना पढ़ते हैं वो पता है ना। की पॉइंट आप लोग अपने नोटबुक में लिख लेंगे। पीडीएफ तो आज तक कभी ऐसा हुआ है कोई चीज का पीडीएफ नहीं भेजी हूँ। टाइप्स ऑफ कंपनी, राइट, ओके, वो अभी भी रह गया है। ऐसे कैसे भूल जाती हूँ मैं भाई। खैर, क्लास ओवर होने के बाद ही भेजूंगी। मैंने जस्ट एंड करते ही दूसरा क्लास शुरू हो जाता है, फिर दूसरे क्लास में क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं रहता, ठीक है। मेन प्रॉब्लम ये है। आप देखते हो, मुझे क्लास एंड करते करते एक बार बता दीजिएगा क्या डिस्कशन हो रहा था। ये चैनल डिस्कशन हो रहा था, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे, उसके बाद आप अगर अपील से सेटिस्फाइड नहीं है तो ये है आपके पास स्पेशल डायरेक्टर। स्पेशल डायरेक्टर से हम सेटिस्फाइड नहीं है तो अपीलेट ट्रिब्यूनल, और सबसे लास्ट में हम जाएंगे हाई कोर्ट। ये चार्ट सब लोग बना लीजिए। बन गया? यस मैम। ठीक है, अब आइए वापस कैसे अपील करेंगे। सबसे पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, ये हम लोग देखें। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो भी है यहाँ पे कैसे अपॉइंट होता है, क्या क्या पावर है, वो सेक्शन 16 में दे रखा है। क्या स्टेट कर रहा है? सबसे पहले सेक्शन 16, अपॉइंटमेंट ऑफ, यस कुमार तुषार, मैम वो गलती से उड़ गया था मैम। क्या गलती से? चलिए ठीक है। अपॉइंटमेंट के बारे में बात तो हो रही है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में सबसे पहले अपॉइंट कौन कर सकता है, किसके पास पावर है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अपॉइंट करने का। लिखिए, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। The central government, by publishing an order under the official gazette, can appoint as many officers. As many मतलब number is also not. क्या बोले मैम? मैम फिर से बोलिए ना। मैंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर सकते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, ठीक है। और कितने नंबर, कितना नंबर है वो स्पेसिफाइड नहीं है। एज मेनी ऑफिसर्स, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट का मन है उतना वो अपॉइंट कर सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर को ही अपॉइंट करेंगे। समझ आया? सेक्शन 16 के थ्रू मैम। क्या सेक्शन 16 के थ्रू।
सेक्शन 16 के थ्रू सबसे पहले यही चीज है कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कितने नंबर के ऑफिसर करेंगे, तो नंबर इज नॉट स्पेसिफाइड, जितना इच्छा है सेंट्रल गवर्नमेंट का उतना करेगी, प्लस कौन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही होंगे। फिर उसका जो जुरिस्डिक्शन है, मतलब कितने एरिया को वो एंटरटेन करेंगे, वो भी करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी। और क्या क्या पावर है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, इंक्वायर करने का, ठीक है, वो भी कैसे इंक्वायर करेगी, कोई भी आकर के कंप्लेन अगर देता है तो इंक्वायर नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही कंप्लेन दर्ज करेंगे। समझ आया? थोड़ा बहुत मैं कोशिश की हूँ कि की पॉइंट अंडरलाइन करने का, लाइक पहले अपॉइंटमेंट, इसके अलावा नंबर ऑफ ऑफिस, सारा कुछ अंडरलाइन कर दूं तो फिर मतलब थोड़ा ज्यादा टफ होगा आप लोगों के लिए। कीवर्ड मैं बताते जा रही हूँ, कीवर्ड आप लोग लिखते जाइए। मैम गैजेटी क्या है यहाँ पर? क्या? यहाँ पर गैजेटी लिखा, ये क्या है? ऑफिशियल गैजेट, वो जो आपका पेपर में पब्लिश करना होता है ना, कोई भी चीज आपका, कुछ भी अगर आप पास करते हैं तो ऑब्वियसली आप ओरल में तो पास नहीं करेंगे ना, आपको पब्लिश करना पड़ेगा सरकारी पेपर में। ऑफिशियल गैजेट होता है उस पेपर में कि वो प्रमाण है कि हम इसको नियुक्त कर रहे हैं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, लेकिन कैसे अपॉइंट करती है, पब्लिश करके, और वो ऑर्डर रहेगा आपका ऑफिशियल गैजेट में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? 3 पॉइंट तक इंक्वायर करने का भी है, लेकिन इंक्वायर कब करेगी, जब कंप्लेन होगा रिटर्न में। और कौन देगा रिटर्न में? बाय ऑथराइज्ड ऑफिसर। ठीक है, सब लिख रहे हैं ना, क्योंकि आप लोग को भरोसा है मुझे, एंड में बोलना होता है, ये ध्यान रहे। ठीक है, डन। अब आगे बढ़िए। इसके अलावा अलाइड जो एलिगेट पर्सन मतलब जिसपे मतलब जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है, ठीक है, तो पर्सन कैन अपीयर आइदर इन पर्सन, यानी खुद वो अपना सुनवाई कर सकता है, या नहीं तो कोई लीगल प्रैक्टिशनर का भी वो हेल्प ले सकता है। ठीक है, दोनों यहाँ पे पावर दिया गया। दूसरा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कैसा पावर मिलता है, तो सेम पावर एज सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट के पास जितना पावर है उतना ही पावर आपके पास एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के लिए है। थोड़ा और इजी बनाने के लिए मैं बता दूं, जितना भी 4 आप स्टेजेस देखे, कौन कौन 4 स्टेजेस था? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, स्पेशल डायरेक्टर, तीसरा क्या था? एपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट। चारों के पास सिविल कोर्ट का ही पावर होता है। ठीक है, सॉरी, अपीलेट ट्रिब्यूनल तक ही सिविल कोर्ट का पावर तीनों के पास होता है। ठीक है, सेम पावर जो सिविल कोर्ट को दिया गया है, सेम पावर इन लोगों को भी दिया गया है। तो एवरी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शुड डील विद कंप्लेंट diligently and also try to dispose of complaint। ये ईयर आपको याद रखना है कि विद इन 1 ईयर आपको सुनवाई दे देना है। 1 साल के अंदर पता होना चाहिए कि आपका फैसला क्या है। अब मान लीजिए 1 साल के बाद आप खुश नहीं है, डिसीजन से खुश नहीं है, तो क्या करेंगे हम? स्पेशल डायरेक्टर के पास अपील करेंगे। स्पेशल डायरेक्टर के पास भी सब चीज वही सेम है, वही अपॉइंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सारा चीज सेम है, बट नंबर आपको याद रखना होगा, सेम वही यहाँ सिविल कोर्ट का ही पावर है। ठीक है, इसके अलावा डेज आपको पता होना चाहिए, जो 45 डेज है, कहीं होगा इधर उधर, ये रहा, विद इन 45 डेज फ्रॉम दैट डेट। ठीक है, when the aggrieved person receive the copy of an order made by the adjudicating authority, then appeal made shall be filed within 45 days from that day। मतलब adjudicating authority ने जो सुनवाई की, उसे अगर आप सहमत नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि जब आपका मन करेगा 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद हम जा रहे हैं, 45 डेज के अंदर आपको अपील करना होता है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल भी देखिए सारा कुछ एज इट इज, लेकिन मेंबर यहाँ पे होते हैं, एक चेयरपर्सन अपॉइंट होते हैं। द पर्सन शैल ओनली बी क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट इफ ही, पहले दो यहाँ पे एक चेयरपर्सन और एक मेंबर। चेयरपर्सन की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सेम एज जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, जो हाई कोर्ट का के जज का जो क्वालिफिकेशन होता है, सेम क्वालिफिकेशन यहाँ भी होनी चाहिए। मेंबर के जितने मेंबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में रहते हैं, वो होने चाहिए सेम पावर जो जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास होता है, जो क्वालिफिकेशन सेम उनके पास होना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टूड?
ये एपिलेट ट्रिब्यूनल के बारे में मैं बता रही हूँ। एपिलेट ट्रिब्यूनल में कौन कौन, तो चेयरपर्सन और मेंबर्स। तो सबकी क्वालिफिकेशन क्या, क्वालिफिकेशन चेयरपर्सन का जज ऑफ हाई कोर्ट और मेंबर्स का जो जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। और इसके बाद अगर अच्छा डेट, इसमें भी 45 डेज है, 45 डेज के अंदर ही आपको अपील करना होता है। फाइन। इसके अलावा अपील टू हाई कोर्ट है, इसमें भी डेट आपको पता होना चाहिए, 60 डेज के अंदर आपको करना पड़ता है कम्युनिकेट ऑफ द डिसीजन और ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद आपका आता है डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के पास कौन सी अथॉरिटी है, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के पास कौन सी मैनेजिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग और मैनेजिंग अथॉरिटी है। और मैंने ये भी आपको बताया था, जितना भी आप मनी से रिलेटेड जो भी घोटाला आप देखेंगे उनको देखने का जिम्मा इन्हीं के पास होता है, ठीक है। या फिर आप शॉर्ट में ईडी सुनते होंगे, ईडी, न्यूज़पेपर में ईडी के पास इंक्वायरी के लिए बुलाया गया, सुनते होंगे अगर न्यूज देखते होंगे तो, ठीक है। नहीं सुनते हैं तब तो खैर कोई बात ही नहीं है। तो ईडी, इसका शॉर्ट आप ब्रैकेट में लिख लीजिए। अभी 37 दिन से लगातार देख रहे हैं मैम न्यूज। क्या चीज, 37 डेज से लगातार न्यूज देख रहे हैं। गुड, इम्प्रूवमेंट फील हो रहा है। यस मैम। क्या इंग्लिश या हिंदी? हिंदी और इंग्लिश दोनों। बाहर वाला देख रहा है मैम, जो यूक्रेन और बाहर हो रहा है, रशिया और वो भी न्यूज़ है, यूक्रेन। हाँ, तो वो भी नॉलेज अगर आप ले रहे हैं तो खराब थोड़ी है। एंड उसके आल्सो इकोनॉमी के बारे में जानिए, हाँ, उसके इकोनॉमी के बारे में जानिए, क्यों ये लड़ाई हो रही है, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे या उससे नेबरिंग कंट्री पे, बिजनेस पे क्या असर होगा। सब पर इम्पैक्ट पड़ेगा, सिर्फ इंडिया पर ही नहीं और यूक्रेन पर ही नहीं, सब पे पड़ेगा। वो तो ऑब्वियस से पड़ेगा, लेकिन क्या पड़ेगा पूरा डिटेल में अगर मन लग रहा है वो चीज में तो कंटेंट अच्छे से तैयार करिए। और जब हमारा सिलेबस वगैरह खत्म होगा तो आप डिस्कशन करिएगा क्लास में, सबको सुनाइएगा, सबको बताइएगा, ठीक है। नॉलेज इज नेवर बैड, चाहे जिस भी एस्पेक्ट पे आप ले, ठीक है। तो ईडी के बारे में बात कर रही थी कि एक तो ये इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, ठीक है। इनका काम होता है इंक्वायरी करना, देखना कहाँ किसको कौन कंट्रावेंट कर रहा है, मतलब कंट्रावेंट मतलब क्या, कोई भी किसी भी टाइप का ब्रीच कर रहा है, ठीक है। पावर्स और सीजर यहाँ पे मेंशन्ड है जो हम लोग ऊपर डिस्कशन किए थे। वायलेशन के बारे में मतलब अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन और पेनल्टी क्या क्या होगा वो अगेन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रावेंशन भी अगेन, इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई अगर करूं, है लिखा हुआ लंबा चौड़ा, लेकिन और सिंप्लीफाई कर देती हूँ। तीन ही कॉन्ट्रावेंशन, तीन ही आपको, कॉन्ट्रावेंशन मतलब क्या, कॉन्ट्रावेंशन अभी मैंने बताया, मैम ब्रीच मैम। किसी भी टाइप का ब्रीच करते हैं, वायलेशन करते हैं रूल एंड रेगुलेशन को, ठीक है। तो क्या सजा है, तो तीन सजा यहाँ पे, तीन सजा का प्रोविजन है। सबसे पहले तो फाइन तो है फेमा में, ये हम लोग ऊपर ही डिस्कशन कर रहे थे जब फेरा और फेमा का डिफरेंस देख रहे थे। नंबर 1 इज फाइन। नंबर 2 इज अगर कोई प्रॉपर्टी को डैमेज हो रहा है तो वो डैमेज आप देंगे, ठीक है। या नहीं तो तीसरा है, जब आप ये दोनों में से कोई कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपके पास क्या, लास्ट ऑप्शन, फेरा और फेमा का डिफरेंस याद करिए, भूल गए। इम्प्रिजनमेंट बताया गया था, जेल, यस मैम। यस मैम, हम ऊपर ही आ जाएंगे, ठीक है। तो यही तीन पेनल्टी है, फाइन और दूसरा डैमेज और तीसरा इम्प्रिजमेंट। इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं फाइन, यहाँ पे हम लोग डिस्कशन किए तो फाइन कितना ये भी पता होना चाहिए। तो फाइन में देखिए अगर क्वांटिफेबल है, वो भी मीन बाय क्वांटिफेबल, अगर पता है कितने का नुकसान हुआ है, ठीक है, अमाउंट के हिसाब से अगर पता है, तो मान लीजिए 1 लाख का अगर नुकसान हुआ है तो 1 लाख का 3 टाइम्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ ऐसा वायलेशन आप लिखे या नहीं लिखे, लिख लिया मैम। ठीक है। ज्योति नजर नहीं आ रहे हैं आप लिखते हुए,
3 टाइम्स ऑफ सम इन्वॉल्व, आप क्या लिखेंगे? 3 टाइम्स ऑफ सम इन्वॉल्व इन सच कॉन्ट्रावेंशन, ये आपका फाइन है पहला। दूसरा, अगर क्वांटिफेबल नहीं है, मतलब हिसाब किताब नहीं है कितना पैसा लगेगा नहीं पता, तो उस केस में क्या है, आपके पास 2 लाख का आपको देना होता है। ठीक है, अगर क्वांटिफेबल नहीं है तो 2 लाख। अब अगर कोई मान लीजिए कोई बंदा ये रेगुलर कर रखा है, ठीक है, उसका आदत ही बन चुका है कि हाँ मतलब कुछ ना कुछ हम घपला करते रहेंगे। जैसे अपनी क्लास में बहुत बच्चे होंगे, अभी तो बहुत दिन से मैं ऑफलाइन क्लास नहीं ले रही हूँ, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि कितना भी डांट लो हम नहीं सुधरे। ठीक है, तो सेम वे फेमा में भी बहुत लोग ऐसे होते हैं, तो उनके लिए क्या पेनल्टी है? तो 5000 पर डे के हिसाब से उनको चार्ज लगते रहता है। कितना? 5000 पर डे। तो फाइन में हमने 3 ऑप्शन देखा। वन इज क्वांटिफेबल, ऋतिक राज समझ रहे हैं, लिख रहे हैं? और इधर बताइए कितना अमाउंट बताया गया? फाइन में क्या 3 प्रोविजन बताया गया? सत्यम आप लिख रहे हैं? हाँ, क्या मैम फाइन छूट गया। बताइए, जो लिखे हैं वो बताइए। 3 times of 1 lakh involved in such contravention, and if not quantifiable 2 lakh, and if repetition occur then 5000 per day. गुड, ये कौन, किसका आंसर था? मानवी। मानवी, वेरी गुड। दोबारा आप लोगों के लिए रिपीट कर रही हूँ, अगर क्वांटिफेबल है, क्वांटिफेबल मतलब हिसाब किताब है कितना का घपला किए हैं हम, तो 3 टाइम्स ऑफ सम इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रावेंशन। समझ आया? ये पहला। दूसरा, क्वांटिफेबल नहीं है, मेरे को नहीं पता कितना अमाउंट का घपला हुआ है, तो फिर कितना? 2 लाख। 2 lakhs। और तीसरे केस में अगर रेगुलर किया हुआ है कोई भी काम, तो फिर कितना अमाउंट? 5000 per day. वेरी गुड। यहाँ खत्म होता है आपका फेमा का चैप्टर। ठीक है, मेन आपको इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, अब तक तो मैंने सिर्फ शॉर्ट नोट देखा है फेमा का। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट्स। तो इसमें शॉर्ट नोट्स में आप क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, कंपैरिजन तो आराम से लिख देंगे, रिस्ट्रिक्शन आराम से लिख देंगे, कॉन्ट्रावेंशन वगैरह आराम से लिख देंगे। ठीक है, अपील का आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसके इतने इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये स्ट्रक्चर, डेज, इतना याद रखना आपके लिए जरूरी है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही रिक्वायर्ड है। ठीक है, ऑलराइट। यस मैम। आज मैं पीडीएफ भेज देती हूँ, रुकिए अभी आप लोग यहीं पर रहिए, मैं भेज देती हूँ। पहले अटेंडेंस दे दीजिए। टाइप्स ऑफ कंपनी भी मैम। हाँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ अभी यहीं रहिए, अटेंडेंस बना करके मैं अच्छा आप लोग के सामने तो व्हाट्सएप वगैरह खोलना पड़ेगा ना, लैपटॉप से पहले व्हाट्सएप के थ्रू ट्रांसफर करूंगी मैं।
Today is 2nd. One, two, three, four, Present ma'am 4. 5, 6, Present ma'am 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Yes ma'am 13. 14, 15, 16, Yes ma'am 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 ma'am. 25, 26, 25 yes मैम 26 भी हैं. Ma'am 21. Okay. 26, 27, 28, 29, 30. जिधर से आवाज आ रही है ज्योति कुमारी म्यूट करिए. 31, 32, 33, 34. यस मैम 32 35, 36, 37, 37 मैम 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43 मैम 44, 45, 46, 47, 47 नहीं है. 48, 49, 50, 51, Yes ma'am 51. 52, 53, 54, 55, 56, Yes, ma'am. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. ये चांदनी 4, ma'am. हाँ 64. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, present मैम 79 80, 81, 82, 83, Yes, 84, ma'am, 83. Ma'am, 83, ma'am. 84, 85, 86, 87, 88, 89, present मैम 89 90, 91, 92, 93, यस मैम 91 मैम 91 I'm 92, ma'am. 93, 94, 95, 96, 97, 98. Done? मैम रोल नंबर 5 उसका अनम्यूट नहीं हो रहा है. हाँ तो 5 हैंड रेस किया हुआ मैं देख चुकी थी. बना हुआ है ये रहा. ठीक है, थैंक यू. मैं भी भेज रही हूँ आपको.